बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुन्नत टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला आया। ऑर्डर का जो पहला पैराग्राफ है वो ये कहता है कि फ़ैसला 3-2 से है। 3 जज साहिबान जो कि मेजॉरिटी में थे उन्होंने एक फ़ैसला दिया और 2 जज साहिबान ने उससे इख्तलाफ किया। ये ऑर्डर का पहला ही पैराग्राफ कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने आके इसकी कुछ अलग ही तशरीह की और उसके बाद मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाई देते हैं पहले और उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रजा कराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 2 जज साहबान अपना फैसला दे के कि हम इन पिटीशंस को खारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स पे जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे। हमारा मौक़िफ़ ये है ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। इंतखाबात की तारीख और इंतखाबात के इनकाद इस मुल्क में हमेशा आइन कानून के मुताबिक होते रहे हैं और तारीखों में रद्दोबदल होता रहा है। तो वफाकी वज़ीर कानून ये कह रहे थे कि उनकी नज़र में ये पिटिशंस 4-3 से डिसमिस हो गई हैं, जबकि ये फैसला जो है इसका पहला पैराग्राफ ये कहता है कि ये 3-2 से अलाउ हो गई हैं। वफाकी वज़ीर कानून बिल्कुल ही दूसरी बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो ये कहते हैं कि ओरिजिनली 9 रुकनी बेंच था जिसमें से 2 जज साहिबान ने पहले इख्तलाफ किया था और उनका फैसला भी जो भी उनका फैसला था इससे पहले कि वो बेंच से अलहदा हुए और वो मैटर करता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 2 और जो जज साहिबान जिन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से रिक्यूज़ कर लिया था, जिनके हवाले से PDM बड़े सख्त बयानात दे रही थी, उन्होंने भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था वो CCPO लाहौर के केस में, और उन्हीं के कहने पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया था और 90 दिन में इलेक्शंस के होने की बात हुई थी। तो अगर आपने 9 रुकनी बेंच पे जाना है तो फिर आप 5 रुकनी बेंच को मानते ही नहीं है, तो फिर आप कहते हैं कि जी कि 9 रुकनी बेंच में से जो 2 थे उन्होंने भी ये कहा था कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में इसको टेकअप नहीं किया जा सकता, तो फिर बाकी 2 को भी काउंट कर ले और अगर उनको काउंट करेंगे तो 5-4 से फैसला दोबारा PTI के हक में चला जाए। सो दैट इज नॉट हाउ यू इंटरप्रेट द कोर्ट ऑर्डर्स। ये तो अदालत के फैसले का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इस तरह से तो नहीं होता। इसके ऊपर मैं तफसील से आ जाता हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं इसके हवाले से और पूरे के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कशन करनी है। बट बिफोर दैट इंट्रो में मैं एक और बात आपसे अर्ज करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समात थी और फैसला बहुत बड़ा था इंतखाबात के हवाले से। तो एक खबर दब गई कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था, ख़त्म कर रहा था, तो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने फौरी तौर पर उसके बाद चंद मिनट की मीडिया टॉक की और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर हम कमी कर रहे हैं। उस पर रीट्वीट किया मरियम नवाज साहिबा ने, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया डार साहब, अवाम के लिए अच्छी खबर। तो ये बात तो बड़ी जबरदस्त है कि 150 रुपए फी लीटर से 272 रुपए फी लीटर पर ले जाने के बाद 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया। तो शुक्रिया डार साहब, शुक्रिया करना तो बनता है। लेकिन और भी कुछ बातें हैं जिन पे शुक्रिया अदा करना। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 50 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा है, इसके ऊपर भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। आटा जो है पिछले 1 साल में उसकी कीमत में 56%, 56% इजाफा हुआ है, तो उसके लिए भी शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्याज की कीमत में 416% इजाफा हुआ है, चिकन की कीमत में 96%, अंडे की कीमतों में 78%, चावल की कीमत में 77%, चने की कीमत में 65%, मूंग की दाल की कीमत में 56%, चने की दाल 56%, माश की दाल 50%, खुर्दनी तेल 50% और बनास्पति घी 45% इजाफा हुआ है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। ताजा फल 45% इजाफा हुआ है, दूध 32% इजाफा हुआ है, मशरूबात 24% इजाफा हुआ है, गोश्त की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो दरसी कुतुब हैं, सिलेबस की किताबें जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कीमतों में 74% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल में। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 63% इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में 62%, स्टेशनरी की कीमत में 61%, डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन 81 रुपए बढ़ी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। GST आप 17 से 18% पर ले गए हैं, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिजली जो गरीब आदमी अगर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता है तो उसकी कीमत में 7 रुपए से बढ़ के वो 19 रुपए फी यूनिट पर चली गई है, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो शुक्रिया
तो करना बनता है। इसहाक डार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए लंदन से पाकिस्तान वापस, आपने वजारत खजाना का ओहदा संभाला और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, तो शुक्रिया डार साहब। बहरहाल मेहमानों का तारुफ कराएंगे वापस सुप्रीम कोर्ट पे। शुएब शाहीन साहब माहिर कानून है, हमारे साथ बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर जदून साहब, आप भी माहिर कानून है, आपको बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। गरीदा फारूकी साहिबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करें। वेलकम बैक टू सवालनामा। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं। जहांगीर जदून साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये ऑर्डर अनाउंस किया और उन्होंने पढ़कर सुनाया तो उन्होंने कहा कि बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2 and for the detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or otherwise, these matters are disposed of in the following terms. उसके बाद लॉ मिनिस्टर आता है, वो कहता है ये 3-2 तो है नहीं, ये तो 4-3 है और पिटिशंस डिसमिस हो गई हैं। ये 4-3 है, ये 3-2 है। जहांगीर जदून साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये लीगल हमारी डिस्कशन हो गई और थी, तो आपने ज़रा इंट्रो करा दिया, तो मैं उससे कोई पॉलिटिकल कमेंट्स तो नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप अगर फेयर कमेंट्स करें कि 2018 के अगर कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में उस वक्त कीमतें बहुत कम थी आज की निस्बत। लेकिन चलो जो भी है उससे आगे उस पर हमने बड़ी तनकीद की है जदून साहब। 2018 के बाद इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो महंगाई हुई थी ना जी, उस पर हमने बड़ी तनकीद की है। यकीन करें पीटीआई को बड़ी पैड़े लगते थे हम। अब इनकी जो कारकर्दगी है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं हम जी। अब चलें, लेट्स कम टू द लीगल क्वेश्चंस। अब इसमें ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब ये सुना रहे थे या अनाउंस कर रहे थे, तो उस वक्त तक जो कि एक तो ऑर्डर आपको पता है कि अपलोड नहीं हुआ था और डिटेल ऑर्डर जो डिसेंटिंग नोट थी वो नहीं आई थी। जो वो बेस बना रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब उसके साथ खड़े थे, अटॉर्नी जनरल ने पढ़ के सुनाया था, वो उस पे बेस बना रहे हैं। इफ आई एम एग्री टू दैट और नॉट, दैट्स अनदर। इसकी वजह ये बनी है कि देखें, अगर सियासी जो मसले मसाइल होते हैं ना, यू वुड लाइक टू एग्री विद मी और नॉट, जो उसके लिए एक फुल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर आज यही मसला फुल कोर्ट इसको जजमेंट दे देती, जो भी देती, 3-10 से देती या 9-5 से देती है, जिस इधर या उधर जो भी देती, क्वेश्चन सिर्फ ये था कि इलेक्शन का जो डेट अनाउंस है वो किसने कर दी, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वो अगर फुल कोर्ट, अगर इसमें हियरिंग भी बहुत लंबी नहीं हुई कि 10 दिन चली है, फुल कोर्ट वाली बात तो पीछे रहेगी ना। वो तो पीडीएम की जमातों ने भी पिटिशंस वापस ले ली। फाउंडेशन देखे ना, लेट्स कम टू द फाउंडेशन। इफ आई जस्ट रिक्वायर अ सिंगल लाइन आंसर फ्रॉम यू कि ये 4-3 है सर या 3-2 आपकी नजर में, तो ये क्या है? नहीं, मैं आपको देखें, मैं इसका आंसर देता हूं, वो व्हाई दे आर सेइंग, व्हाट्स द रीजन व्हाई दे आर सेइंग। नहीं, पहले आप ये बता देना कि आपकी नजर में क्या है, फिर आप उसका रीजन दे दें। पहले बता दें कि आपकी नजर में क्या है। अब मेरी नज़र में तो ये देखें ना, उनकी जो उनके फुट नोट लिखने से उन्होंने ये कहा है, मैं आपको रीज़न देता हूँ कि ये जो 23 फरवरी का ऑर्डर है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अब फिर उन्होंने इस लिखने से इस जो ऑर्डर है आया, एक तो ये कि अगर वो 23 का ऑर्डर मर्ज हो गया, रिप्लेस हो गया, इस पर कोई उन्होंने रीजनिंग दी है। अब ये भी एक ऑर्डर है, डिटेल जजमेंट नहीं आई है, तो उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि ये जो 4 जज उन्होंने कहा था ये मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबिलिटी पे उन्होंने कहा जी हम जो पहले 2 जज हैं उनके ऑर्डर के साथ एग्री करते हैं और उनका ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर, पार्ट बना दिया गया है फुट नोट के लिए। नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर, उन्होंने कहा इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस। यही मतलब है ना, तो वो भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, लेकिन वो तो बेंच ही मुख्तलिफ था ना सर, वो तो 9 रुकनी बेंच था, उसमें तो 2 जज साहिबान ने रिफ्यूज भी कर लिया था फॉर पर्सनल रीजंस। उसके बाद वो बेंच टूट गया। अब बेंच में देखा एक और कंट्रोवर्सी चल जाएगी कि बेंच की कंपोजिशन किस तरह हुई है, इस पे नहीं पढ़ते। चलें, अब एक जजमेंट आ गई है, तो उस पर उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराएं, एक प्रेसिडेंट कराए और एक दूसरा कराए। अब ये लेट्स से आप देखें, गवर्नमेंट ने अपना एक व्यू देख लिया है, मेरे अब इसमें व्यू में कोई देने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्यों व्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट इसीलिए तो आपको लिया है जदून साहब। आप माशाल्लाह माहिर कानून है, आपकी बड़ी गहरी नज़र है कानून पे, तो हमें ये बताएं कि आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट करें, क्योंकि ये अभाम जो क्रिएट हो गया। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि एक तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऑर्डर टुडे, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि 3-2 से ये पिटिशंस अलाउ हो रही हैं, ठीक है, और वो डायरेक्शन दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो सदर से और गवर्नर KPK से मुशावरत करने के बाद तारीखों का ऐलान करें, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी ये डायरेक्शन दी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत करें इलेक्शंस इंतखाबात को करवाने में। अच्छा, उसके बाद अगर हम पीछे चले जाएं 9 रुकनी बेंच पे, तो 27 फरवरी 2023 का एक ऑर्डर है,
वो ये कहता है कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 एंड द एडिशनल नोट्स अटैच्ड देयरटू बाय 4 ऑफ अस, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhil and Justice Atar Minallah, as well as the discussion deliberations made by us in the ante-room of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for reconstitution of the bench. Before the matter was decided by the 9 members bench, it was, the bench was no more there. Matter was referred for the reconstitution of the bench to the Chief Justice of Pakistan. तो फिर जब वो बेंच फैसला सुनाने से पहले ही खत्म हो गया तो फिर उसकी कोई हैसियत तो नहीं रही, फिर तो 5 रुकनी बेंच था वो। नहीं, उन्होंने एक एनालॉजी इसकी दी है पनामा बेंच की। पनामा बेंच में इस तरह हुआ था पनामा फर्स्ट में कि जब केस आया 2 जज साहिबान ने कहा जी हमारा तो ये आज ही केस खत्म हो गया है। द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम नवाज शरीफ ने कहा जी इसकी कोई जेआईटी की जरूरत नहीं है, ही इज डिस्क्वालीफाइड। द डे फर्स्ट उन्होंने कहा जी प्राइमा फेशी केस बनता है, हमने आगे नहीं चलाना चाहते। वो 2 उस बेंच से अलग हो गए। अब फिर एक 3 मेंबर जो बेंच था वो सुनता रहा, सारी आर्गूमेंट होती रही। कोई उन 2 जो जज थे उन्होंने डिसएसोसिएट कर लिया अपने आप को, वो अलग रहे। अब जब सुनाने का वक्त आया तो 5 जज जो है मौजूद हो गए। उन्होंने कहा जी हमारा, अब उन्होंने जेआईटी पे कोई आर्गूमेंट ही नहीं सुना 2 जजों ने। उन्होंने कहा जी हम 5 जज हैं, हम इस बेंच में शामिल थे। अब 2 महीने लगे हैं, 3 महीने लगे हैं, वो उन्होंने केस ही नहीं सुना, वो अपने दूसरे काम करते हैं। कहते हैं हम इस बेंच में, मीनिंग बाई कि बेंच कंटिन्यू कर रहा था। अब उन्होंने एक डिसीजन दे दिया। वो उन्होंने इस एनालॉजी पे कहा है कि अगर ये 2 मेंबर इससे डिसोसिएट भी हो गए थे, उन्होंने अपना एक नोट जो है वो लिखवा दिया था। बड़ी अजीब सी बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब है ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगर 2 लोग अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं फिर उन 2 को भी शामिल कर ले जिन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से अलहदगी इख्तियार की थी। सुप्रीम कोर्ट में देखें, सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी जिन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज किया था सीसीपीओ लाहौर के मुकदमे में और जिन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने जरूरी और चीफ जस्टिस को उसको नोटिस लेना चाहिए, फिर उनको भी शामिल कर लें। फिर ये 5-4 बन जाता है, फिर ये 4-3 भी नहीं है, फिर ये 5-4 पीटीआई के हक में दोबारा चला जाता है। इज दैट हाउ वी गोइंग टू इंटरप्रेट द कोर्ट ऑर्डर्स? इस कंट्रोवर्सी को खत्म करते हैं। देखें, चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लिखते हैं कि आप कह देंगे 3-2 का फैसला है। अब मुझे ये बताएं, इस फैसले से मसाइल हल हो गए हैं, एक मतलब एक कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल आ गया है, सारी पार्टियां सेटिस्फाई हो गई हैं कि ये ठीक है या नहीं है। अब देखें ना, एक जजमेंट वो उसको एंडोर्स करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस। जब पब्लिक कॉन्फिडेंस इंडोर्स नहीं, अब अगर ये आप जजमेंट विजा देखें, अगर फुल कोर्ट दे देती तो उसकी क्या वैल्यू होती। और अभी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, इसमें अब क्या आगे क्या बनता है, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, फुल कोर्ट मेरी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, किसी और की ख्वाहिश हो सकती है। पीडीएम की भी ख्वाहिश थी, जदून साहब, उन्होंने पहले पिटिशंस भी फाइल की थी फुल कोर्ट के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉ उन्होंने खुद किया है। इंपॉर्टेंस देखें इस चीज की। उन्होंने जब कहा जी आप बनाते ही नहीं है तो या वो विड्रॉ करें ना करें, तो कोई मतलब यूजलेस चीज है। देखिए, बेंच बनाना किसका इख्तियार है? इज दिस नॉट द राइट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? द राइट ऑफ द चीफ जस्टिस, बट दैट राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट द जजमेंट लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। अब उसमें देखें, इसमें जजमेंट भी आ चुकी है। अब बेंच के अंदर कितने जजों ने खुद कहा है, 8 से 10 जज कह रहे हैं जी बेंच की कंपोजिशन जो इस तरह नहीं है। अभी अब जो काजी फैसल साहब और अफरीदी साहब जजमेंट उसको पढ़ें जरा, अभी आपके पास चले आते हैं इसके ऊपर। मैं गरीदा फारूकी साहिबा को इसके अंदर शामिल कर लूं। गरीदा, आपके ख्याल में 4-3 है और आपको लगता है मसला हल हो गया? मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ आपकी डिबेट सुन रही थी सारा दिन, बल्कि आज हम ये डिबेट सुनते रहे हैं। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जहांगीर जदून साहब बड़े मायानाज वकील हैं, सीनियर वकील हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं। आप खुद माशाल्लाह बैरिस्टर साहब हैं, तो ये आप दोनों ही डिबेट लीगल एस्पेक्ट की अपने तरफ रखें तो मैं खुद इसमें से कुछ सीखने के काबिल हो सकूंगी। लेकिन मेरा बुनियादी तौर पे एक पॉइंट है, मेरे नजदीक इलेक्शन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट को इस पे सुमोटो लेना ही नहीं चाहिए था। इलेक्शन पे चाहे जो मर्जी करे, एक दूसरे के सर फाड़े, एक दूसरे की नाक काटें, जो मर्जी करें, आपस में सियासतदानों को खुद ही बैठना चाहिए। ये किसी और इस सियासी खला में किसी और के वारिद होने का किसी भी चीज को बहाना बना के उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। तो ये जो भी मामला था, एक तो लाहौर हाई कोर्ट्स में एक तो लाहौर पेशावर दोनों पर ये चल रहा था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में इसके समाअत की गुंजाइश कम अज कम मेरे नजदीक, आई मीन बीइंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मेरे लिए ये एप्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल था कि वाई सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग सू मोटो, जबकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नंबर 1,
लाहौर हाई कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ चुका है, नंबर 2। नंबर 3, इलेक्शन कमीशन ने अभी इनकार नहीं किया, ऑफिशियली कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा था कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ईसीपी ने सिर्फ गवर्नमेंट से पूछा था, मांगी थी, एक्चुअली सिक्योरिटी मांगी थी, पैसे मांगे थे, वो नहीं दिए गए, और मातहत अदलिया ने भी, लेट्स कीप दैट इन माइंड, कि आरोज और अमला देने से इनकार कर दिया था। बट अभी टाइम तो आपके पास 90 डेज का पड़ा हुआ है ना। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, जो जहांगीर जदून साहब कह रहे हैं, बड़ा स्मार्टली वो फैसला राइट डाउन किया गया है कि जहां पे हर फरीक के लिए पॉलिटिकली प्ले अप करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल मौजूद है। अब वो फुटनोट जो दे दिया गया, उस फुटनोट में एक जगह लिख दिया गया कि जी बेंच रिकंस्टिट्यूट हुआ है, और उसके साथ ही आगे लिख दिया गया कि जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी एंड जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके इख्तिलाफी नोट को भी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब यहीं से वो डिबेट जनरेट हुई है कि जी ये 4-3 है कि 3-2 है, बहरहाल जो भी है, मेरा ये मानना है बैरिस्टर एहतशाम साहब के इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं बहुत दफा अर्ज कर चुकी हूँ कि जब अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उसके फौरन बाद पीडीएम को इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था। तो आज उनको वो सियासी हजीमत, एक पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन का सामना ना हो रहा होता जो जिमनी इलेक्शंस में उनको हो रहा है। जामपुर में, ये राजनपुर में जितनी मार पड़ी है पीडीएम को, नून लीग के कैंडिडेट को, तो क्या तवक्को आप कर सकते हैं कि किस तरह वोट देंगे लोग अवाम को? अभी कुछ देर पहले जो वो एक एसआरओ, एक एफपीआर का वो एक जो है कि जहां पर टैक्सेस मजीद इम्पोज किए जा रहे हैं, छोटी मोटी खाने की तमाम चीजें, मतलब आपका चिकन, आपकी सब्जियां, आपका फल, आपका गोश्त, आपका दूध, जो कि ग्रोसरी होती है एक मिडिल क्लास तबके की, एक अपर मिडिल क्लास तबके की, एक गरीब तबके की, वो बिल्कुल आपने उसका बड़ा खर्क करके रख दिया। तो अब तो आपको कोई वोट नहीं देगा, बावजूद इसके कि जितना भी क्लेम करती रहे नून लीग के हम क्लीन स्वीप कर लेंगे, उनको साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान के हक में वोट जाएगा। हैविंग सेड दैट, मेरा उस वक्त से मौक़िफ़ यही था कि पीडीएम की हुकूमत को इमीडिएटली इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। अभी मसला पड़ गया जी, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब 60 अरब कोई मामूली रकम तो है नहीं, बैरिस्टर एहतशाम साहब कहाँ से निकालेंगे आप? फिर सिक्योरिटी की जो केपी में सूरत हाल है, पंजाब में तो शायद उस तरह की ना हो, बल्कि नहीं है, केपी में सिक्योरिटी की सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है। अभी चंद दिन पहले DGISI गए हुए थे एक डेलीगेशन के साथ अफगानिस्तान में, बड़ा फ्रूटफुल रहा वो डेलीगेशन। वहाँ पे बताया गया अफगान गवर्नमेंट को कि जी आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। कलदम टीटीपी की तरफ से उनको प्रूफ दिखाए गए इर्रेफ्यूटेबल, जो कि उन्होंने एडमिट भी किए। लेकिन केपी के बहुत से इलाके ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद एजेंसी में कैसे करेंगे आप कैंपेन? इलेक्शन कैंपेन करनी है ना, इलेक्शन कैंडिडेट्स का हक होगा, मोहम्मद में कैसे तो क्या करें फिर? कितनी देर के लिए इलेक्शंस मौखर आपके ख्याल में हो जाने? क्योंकि 2008 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो उस वक्त इलेक्शंस मौखर हुए थे, लेकिन चंद हफ्तों के लिए, और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए थे। और 2013 के जब इंतखाबात हो रहे थे, 2013 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो दहशत गर्दी उस वक्त भी अपने अरूज पर थी, और फिर APS पेशावर के बाद तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर रोज़ बम धमाकों की खबरें आती थी, लेकिन उसके बावजूद 2013 के इलेक्शंस हुए थे। अब भी तो हालात कदरे बेहतर हैं उस हिसाब से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम इन चीज़ों को पकड़ लेंगे कि जी 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी, तो वो तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये इन्हीं लोगों का काम है, वफाकी हुकूमत का या निगरान सेटअप का या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि इंतखाबात के हवाले से उन्होंने तमाम ज़रूरी अरेंजमेंट्स करने, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कुर्सी पर होना ही नहीं चाहिए जी। ये बात आपकी दुरुस्त है बैरिस्टर एहतशाम साहब, और मैं इससे अगला पॉइंट जो मेकअप करना चाह रही थी वो ये था कि देखिए, जब आपके आइन कानून में एक विजडम दी गई है ना केयर टेकर सेटअप के लिए, वो क्यों दी गई है? वो इसीलिए ताकि किसी भी सियासी जमात को कोई एतराज ना हो कि उसकी गवर्नमेंट के नीचे इलेक्शंस मैनूवर किए गए हैं। हालांकि इंडिया में आपके हमसाए में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है, वो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसी के नीचे इलेक्शंस कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर वहां पे इदारे बहुत आजाद हैं। वो एक हम अलग डिबेट पे टेक्नोलॉजी भी ले आए ना, मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन वहां पे टेक्नोलॉजी भी है। हाँ, मिसाल के तौर पे अब पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो जाते हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, PTI की आ जाए, नून की आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए, इलेक्शंस उसके नीचे फिर कौमी असेंबली के मैनूवर होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली आपकी तारीख है। फंड्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। तो मुझे बताएं कि वो जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कौमी असेंबली के फिर जो एक एलिमेंट है, और ये चीज मंसूर अवान साहब ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की,
जहां पे जस्टिस जमाल ने कहा कि जी हमारा इस वक्त जो 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 मकमा नजर है जिसको हम देख रहे हैं वो अभी हम कौमी असेंबली नहीं देख रहे। भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। आपकी कौमी असेंबली, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज, आपका एक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपका एक इलेक्टोरल कल्चर है। यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, यहाँ पे खाने खिलाए जाते हैं, बरादरी के वोट काउंट होते हैं। इतने कॉम्प्लेक्स इलेक्टोरल सिस्टम में आप कैसे इंश्योर करवाएंगे कि एक पार्टी बैठी हो पंजाब में या केपी में या अलग अलग पार्टियों की हुकूमत भी हो, उसी सूबे में कौमी के इलेक्शंस होने हैं और फिर कौमी से आगे सेनेट की सीटें भी बननी हैं, तो आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस नहीं किए जाएंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? मुझे फिर ये बताएं। तो आप इस वक्त इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। वो पीटीआई वाले तो अभी भी ये कहते हैं ना कि ये निगरान सेटअप में जिन लोगों को लेकर आए हैं वो सारे हमारे दुश्मन हैं, तो उनकी नजर लेकिन में तो इसी निगरान सेटअप में पीटीआई इलेक्शन जीत रही है। जामपुर का, राजनपुर का जो इलेक्शन जीता है वो किस तरह वो जीता? तो कहते हैं क्योंकि हमारी वेव अवाम में इस हद तक चली हुई है, हम इतने मकबूल हैं ग्रास रूट लेवल पे कि इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम इलेक्शन जीत जाते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम फिर खुद ही गलत साबित हो गया ना। इलेक्शन कमिश्नर पे, इसी इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन हुए हैं। ये भी तो मतलब हो सकता है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो फिर भी इलेक्शन जीत जाते हैं। देखें, निगरान सेटअप की इम्पार्शियलिटी के ऊपर तो सवालात हैं, उसके ऊपर तो सवालात हैं। जस्ट द ऑप्शन ऑफ योर पर्सपेक्टिव, दैट्स जस्ट द ऑप्शन ऑफ योर पर्सपेक्टिव कि आज चीज कहां से देख रहे हैं। मैं तो ये सवाल रेज कर रही हूँ कि इसी इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, इसी केयर टेकर सेटअप के नीचे इलेक्शन जीते हैं ना। मैनूवर होना होता तो यहाँ भी मैनूवर हो सकते थे, लेकिन बहरहाल इलेक्शंस साफ शफाफ होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मुझे इजाजत है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के। एक तो पहले इसके ऊपर कमेंट जरूर कर दीजिए, ये जो बहस निकल पड़ी है कि ये 3-2 है, ये 4-3 है, मेरी नज़र में तो ये 3-2 है, क्योंकि अगर पहले वो जो बेंच था वो टूट गया और उसके बाद फिर रिकंस्टिट्यूट हुआ है बेंच और वो 5 रुकनी था, तो उसी के हवाले से काउंट किया जाएगा ना। और ऑर्डर के पहला पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, फिर 27 फरवरी का ये एक और ऑर्डर भी है जिसमें सब जज साहिबान के सिग्नेचर्स हैं कि चीफ जस्टिस को मामला भिजवा रहे हैं फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। यानी कि 9 रुकनी बेंच से पहले कि कोई फैसला देता वो टूट गया और उसके बाद बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसके बाद फिर 5 जज साहिबान में से 2 ने इख्तलाफ किया, 3 ने मेजॉरिटी वर्डिक्ट दिया। लेकिन अब लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये 4-3 है, तो इसके ऊपर सबसे पहले आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। देखें, आपने बड़ा वाजे कर दिया। मेरे सामने वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो 27/2 का है। 9 के 9 ऑनरेबल जजेस ने साइन किए हुए हैं, जिसमें कहा है द मैटर इज रेफर्ड टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच। ये 9 मेंबर बेंच ने ये लिख के भेजा है, तो मीनिंग देयर बाय यहाँ तक ये मैटर क्लोज हो गया। अब आते हैं नए बेंच की तरफ। नए मेंबर बेंच वाली बात, ये 5 के 5 मेंबर जजेस साहिबान के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और पहली लाइन जो आपने खुद भी बताई है, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3/2 मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल डिसेंटिंग एंड फॉर डिटेल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर। अब ये आगे फैसला दे दिया। अब उन्हीं 5 मेंबर बेंच ने आज आकर सुनाया और चीफ जस्टिस ने पढ़ के दोनों फैसले सुनाए। 3/2 ये फैसला है, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ये जो डिसेंटिंग नोट है उसका भी पढ़ के बताया। तो जब दोनों पढ़ के बताए तो मीनिंग देयर बाई 5 ऑनरेबल जजेस यही समझ रहे थे और उन्होंने खुद ही इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये 3 मेंबर बेंच का फैसला है और इट इज़ कॉल्ड द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, और ये 2 मेंबर बेंच जो है वो डिसेंटिंग नोट है। इसमें कोई इबहाम नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात के कि लॉ मिनिस्टर ने एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके सामने कोई दूसरी ऐसी बात थी नहीं जो कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें। मेरा ख्याल है कि अब सिचुएशन बड़ी क्लियर हो गई है और ये तो आपके ख्याल में 4 आपके ख्याल में जिनको डायरेक्शंस हुई है, आपके ख्याल में डायरेक्शन तो हो गई है जी। उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल सेटअप्स को भी उन्होंने दे दी हैं डायरेक्शंस और गवर्नर और प्रेसिडेंट के हवाले से भी बात की है, ठीक है, बिल्कुल बात। लेकिन अब आपके ख्याल में अगर जिस तरह से लॉ मिनिस्टर इसकी तशरीह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसी तरह इसकी तशरीह करता है तो फिर क्या होगा? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। एटलीस्ट अब अपनी इज्जत का ही ख्याल रख लें कि वो इसको डिफरेंट सिनेरियो में देखें, बिकॉज दे वर आल्सो पार्टी और उनको सुना गया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने के बाद एक फ़ैसला हुआ। और फिर एक है आइन की तशरीह। आइन की तशरीह तो उन्होंने कर दी। मैं कहता हूँ फॉर द टाइम बीइंग हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड पे रख देते हैं। मुझे ये बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57(1)
ये पाबंद नहीं है जाकर के कंसल्ट करें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और डेट दें और डेट को फाइनलाइज करें, तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की तशरीह की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा किया तो मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, फिर ये इलेक्शन कमीशन खुद नहीं रहेगा, फिर ये मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ यही सफिशेंट ग्राउंड होगा कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाए या इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करके इनको खत्म किया और जाए। आपके ख्याल में लॉ मिनिस्टर साहब ने जो आर्ग्यूमेंट अडॉप्ट किया, जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया और 3-2 को 4-3 बनाया है, यही आर्ग्यूमेंट आपके ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच दोबारा अगर बैठते हैं तो उसके सामने जाकर देंगे लॉ मिनिस्टर साहब? मेरा नहीं ख्याल कि वो देंगे। ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी अपना शायद मतमा नज़र ना हो। लेकिन मुझे बहरहाल अफसोस हुआ अटॉर्नी जनरल ने भी कोई इस बारे में सुना है कि यही ओपिनियन दी है, उसका मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ। ही इज़ वेरी रीज़नेबल मैन और उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसको अटॉर्नी जनरल यानी लॉ ऑफिसर के तौर पर बिहेव करना चाहिए था, ना कि एक हुकूमत के अफसर के तौर पर। उनका जो स्टाइल था, उनकी जो गुफ्तगू थी, मुझे पता चला है, बाल मैंने खुद नहीं सुनी, तो अगर उनके भी यही ओपिनियन है तो दैट इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट में अगर गया सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए होगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पहले मैं होपफुल हूँ कि ये एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, चूँकि पंजाब में डेट देनी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने डेट ऑलरेडी उसको कंफर्म किया है कोर्ट ने। बल्कि उसको पैराग्राफ 13 में ये क्या है कि इट फर्दर फॉलोज दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट डेटेड 20/2/2023 इज कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्पिटेंट। ये फिर पैरा 14 में कहा है कि अगर ये प्रैक्टिकेबल किसी वजह से ना हो और डिले हो गया और अगर कोई है तो मिनिमम बेयरेस्ट मिनिमम टाइम उस डेडलाइन से आप डेविएट कर सकते हो। बिल्कुल सही, एक विंडो आइडेंटिफाई किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी उसको जो डिस्कस जहांगीर जदून साहब, एक तो ये कि ये जो बात कर रहे हैं अपना शुएब शाहीन साहब, ये अपनी जगह पे जो उनकी इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, दूसरा ये जो सवाल अभी गरीदा ने उठाया था, इन्होंने कहा चले गरीदा तो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं लेकिन उनका लीगल बैकग्राउंड इस तरह से तो नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ये सुप्रीम कोर्ट को टेकअप नहीं करना चाहिए। 2 जज साहिबान ने जो इख्तलाफी नोट दिया है उन्होंने भी यही बात की, और उससे पहले जो 2 जज साहिबान थे उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी। 184(3) की जुरिस्डिक्शन आज खुद नोटिस लेना नहीं बनता था क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में मामला पहले से पेंडेंसी का शिकार था। लेकिन 184(3) जो है उस पे तो कोई पाबंदी नहीं है कि अगर किसी भी फोरम में, किसी भी अदालत पे कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट अगर 2 चीजें पूरी होती हैं, 2 मैंडेटरी रिक्वायर, नंबर 1 ये कि ये मफाद आमा का केस होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर, और दूसरा वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो हमने इन 2 रिक्वायरमेंट्स के पूरे होने पे इफ्तिखार चौधरी साहब का जो जुडिशियल एक्टिविज्म, मैं नहीं कहता वो सारा दुरुस्त था, उस पर बहुत सारी तनकीद मैंने भी की है। उसके बाद साकिब निसार साहब का जो जुडिशियल एक्टिविज्म था, उन्होंने बहुत सारे 184(3) में आज खुद नोटिस लिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन का जो मामला जिसमें 22 करोड़ अवाम ने अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करना है, जमहूर का बुनियादी जुज है इलेक्शन, अगर उसको कोई डिले करने की कोशिश करे, इज दैट नॉट अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? इज दैट नॉट अ केस ऑफ पब्लिक वेलफेयर? जहांगीर जदून साहब। नहीं, देखें, सबसे मैं पहले तो गरीदा फारूकी को आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज उसका जो लीगल एक्यूमेन है, वो वकील नहीं है लेकिन उसने जो जितनी लीगल बातें किया है फुली एंडोर्स, उसने बड़ी वैलिड बातें की हैं। अब देखें ना, इसमें थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में जाएं अगर 184(3) के, इसमें ये जो केस था डिफरेंट नोए का था। अब देखें ना, ये बात तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकती है कि कोई भी केस पेंडिंग हो। एक देखें ना, एक जजमेंट आ गई, वो जजमेंट क्या थी कि जी इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे गवर्नर पंजाब को और इलेक्शन कराएं। इलेक्शन से देखें, मेरे ख्याल में एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ या मेरी अपनी जो ओपिनियन है, इलेक्शन देखें हम 12 में कराते हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन से डेमोक्रेसी जो है फ्लोरिश करती है। इलेक्शन से कोई इनकारी मेरे ख्याल में किसी पार्टी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब लेट्स से कि हम जो लीगल डिबेट है 184(3) पे आपने कहा, इस पे बात करते हैं। 184(3) का अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप खोल लें, इसका जो 184 आर्टिकल 3 है उसका पढ़े, उसकी फर्स्ट जो लाइन है वो जरा आप पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। पढ़े ना, पढ़े विदाउट विद मेरे नहीं, आई डोंट हैव जस्ट आस्किंग, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, यहाँ से ये शुरू होती है। अब देखें ना, अगर एक 199 में एक गई हुई है पार्टी ऑलरेडी और वो रिलीफ देती है, और वहां से आप एक ऐसे मैटर को, कंट्रोवर्शियल मैटर को उठा के आप एक इनको पूछें, ये सर्विस के एक्सपर्ट है, प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है जदून साहब।
नहीं, ये देखे ना, एक सर्विस मैटर में आपने जुडिशियल मतलब एक वो नोट पुट अप कर दिया कि इसका सू मोटर नोटिस ले, ये जुडिशियल ओवर रीच है। क्या इसके दर्जनों प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है? दर्जनों प्रेसिडेंट्स मौजूद नहीं है कि नीचे पेंडेंसी के बावजूद ऊपर सू मोटर नोटिस हो जाए? अगर आप ऐसा सू मोटर नोटिस जिसमें किसी पार्टी के राइट प्रेजुडिस हो गए अंडर 199, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको मना कर रहा है कि आप सब्जेक्ट टू द प्रेजुडिस अगर राइट हो गए तो आप तो एक्शन ले नहीं सकते। उसकी वजह ये है, उसकी रीजन क्या है? किसके राइट्स प्रेजुडिस हुए? किसके राइट्स प्रेजुडिस? देखिए ना, दो पार्टियां जो है उनका राइट ऑफ अपील कहां गया है? वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ सकते हैं। अभी सब्सटेंशियल राइट उनका खत्म हो गया है। अब एक तो अभी हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, नोटिस किए हैं उनके, तो उनका तो अभी वेयर दे कैन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर। अच्छा चले, ये फॉर द बेसिस ऑफ एन आर्गुमेंट मैं कह देता हूं कि चले आप कह रहे हैं कि राइट ऑफ अपील उनका कहां पे गया, जिस भी पार्टी राइट ऑफ अपील। देखिए लाहौर हाई कोर्ट में एक फैसला आ चुका है। उस फैसले में जस्टिस जवाद हसन ये कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने डायरेक्शन दिया 90 दिन में आप ऐलान करें तारीख का। ठीक है, हम लीगल डिबेट कर रहे हैं इंतखाब पे, तो अब मुझे कहें जी आप 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, मैं क्या कहूँगा? जरूर होने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, अब मेरा काम तो नहीं है, इलेक्शन का काम है। अब आगे देखें ना, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल तो नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 जो है उसका सब आर्टिकल 3 देखें, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन नेसेसरी मशीनरी के साथ इलेक्शन होल्ड कराएगा, ऑर्गेनाइज कराएगा। वो ऐसे इलेक्शन होंगे जो जस्ट होंगे, फेयर होंगे एंड अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। अब ये चीज़ें कौन इंश्योर करेगा कि जिस तरह अभी रीदा ने फरमाया कि अगर आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी 18th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इंश्योर करेगा ना जदून साहब। और अगर इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉ होने हैं तो वो फिर मुतल्लिका तारीख और शेड्यूल के मुताबिक ही होने हैं ना जी। आइन के अंदर अगर लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होने पर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ का मतलब यही है ना जी कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और अगर 90 दिन के अंदर होंगे तो वो जस्ट भी होंगे, फेयर भी होंगे और फ्री और ट्रांसपेरेंसी का ख्याल उन्होंने अलग से रखना है। अब आप कहें, एक सेकंड मेरी बात तो सुन, अगर आप कहें कि जी आइन का आर्टिकल 224 जो कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, वो हमने नहीं कराने हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू लॉ करा रहे हैं, तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? अकॉर्डिंग टू द लॉ 90 दिन नहीं बनता है ना सर। नोबडी इज सेइंग कि जी 90 दिन के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी देखें इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें, पैराग्राफ इसके 18 देखें, उसमें लगा जी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये इस जजमेंट के अंदर भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया है आपको, बेरेस्ट मिनिमम बिल्कुल उन्होंने गुंजाइश दी है, लेकिन उसका मतलब ये 19 का 20 हो सकता है, 19 का 21 हो सकता है, कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन आगे हो सकता है, उसी महीने के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने आगे ले जाए, क्या उसकी गुंजाइश है? जी मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। नहीं, मेरी बात सुनिए। बेरेस्ट मिनिमम को डिफाइन कौन करेगा? उस बेरेस्ट मिनिमम का टाइम कौन डिफाइन करेगा? इट इज इन माय माउथ कि जी हु विल डिफाइन द बेरेस्ट मिनिमम? वो इलेक्शन एक्ट ने डिफाइन कर दिया है। जी फरमाइए। इलेक्शन एक्ट का मेंशन कर दिया है पैराग्राफ 14 में। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 का रेफरेंस दे दिया। उसमें चूंकि इन्होंने चार्ट दिया था कि 52 डेज हमें चाहिए फॉर द पर्पसेस ऑफ होल्डिंग। वो 90 दिन की बात कर रहे हैं भाई, जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, वो बेरेस्ट मिनिमम को डिफाइन कर रहे हैं, सुन तो ले उन्हें। जी फरमाइए शोएब शाहीन साहब। जी सर, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैराग्राफ 14 में मेंशन कर दिया है कि ये चूंकि डेविएशन सिर्फ इस सूरत में हो सकती है जो इन्होंने कल चार्ट दिया था कि उसके लिए 52 डेज मिनिमम चाहिए 57(2) के तहत, ताकि हम उसमें वो शेड्यूल दे सकें। और वो उन्होंने खुद अटॉर्नी जनरल ने भी और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये 24 या 25 अप्रैल से पहले तक ये चला जाएगा। तो उसको फिर डिस्कस कर लिया 57 के तहत भी और 58 के तहत भी। अगर कोई डेट चेंज हो भी सकती है तो वो इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि 58 के मुताबिक आप वो टाइम जो 52 डेज में लेके जा सकते हैं, उस सारे टाइम को मिनिमाइज करके आप 35 या 40 डेज में भी ला सकते हैं। बट लेकिन उसको ओपन छोड़ दिया विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं जदून साहब की एक बात का जवाब देना चाहूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, ये आर्टिकल 184(3) की, The Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved,
have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. अब ये आर्टिकल 199 वाली पावर जो एक्सरसाइज यहाँ करेंगे। अब इस पे जो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसले दे चुकी है 184(3) के तहत, सबसे पहले मैं रेफर करूँगा इलेक्शन केस जो वर्कर्स वेलफेयर पार्टी का था, PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 406 में बड़ी डिटेल डिस्कशन की है, और ये इलेक्शन के मुतालिक ये सुओ मोटो केस था और 184(3) का केस था। अब आप यूनुस हबीब केस को आप उठा लें, PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 1, तारिक अजीजुद्दीन का सर्विस मैटर का केस था जिसमें सेक्रेटरीज 22 ग्रेड के लोगों को पीपल्स पार्टी के ज़माने में विदाउट ड्यू प्रोसेस रख दिया गया, वो भी 184(3) के तहत फैसला हुआ। 2010 SCMR 1301। इसी तरह मोहम्मद यासीन ओगरा का केस था जिसमें अपॉइंटमेंट का इशू इन्वॉल्व था, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 132। एक ह्यूमन राइट्स केस था, वो सो मोटो लिया गया था कि जहां अपॉइंटमेंट विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुई है वो सारी लेकिन और विदाउट नहीं कर सकते, वो 96 SCMR 1349 है। फिर एक केस और इम्पॉर्टेंट है ख्वाजा आसिफ का, ये खुद गए थे ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरम सेटअप जो है वो सिर्फ डे टू डे मामला चला सकता है और उनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना और इलेक्शन में फैसिलिटेट करना है, और उसकी बड़ी डिटेल जजमेंट आई थी 2013 SCMR 1205। फिर मैंने केस किया था शेख रियाज उल हक की तरफ से, वायरीज ऑफ लॉ को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में सर्विस मैटर्स पे, यानी जो सर्विस ट्राइब्यूनल्स हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, दैट इज रॉन्ग। जी ठीक है, शुएब साहब गरीदा कमेंट करना चाह रही है, ठीक है, आपने बड़ी तफसील से बता दिया। जी गरीदा आप कमेंट करना चाह रही, जी मैं कमेंट नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ एक रहनुमाई लेना चाह रही हूँ शुएब शाहीन साहब से भी और जहांगीर जदून साहब से भी, बीइंग अ डिसिपल ऑफ जर्नलिज्म एंड लॉ, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, शुएब शाहीन साहब रहनुमाई फरमा दीजिएगा, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड आप ले लें बियॉन्ड अबव एंड बियॉन्ड 90 डेज, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 90 दिन की जो हदूद क़यूद है वो तो खुद तस्लीम कर ली कि वो हतमी नहीं है। जब आपने कह दिया कि 90 दिन से ऊपर भी आप ताखीर ले सकते हैं, गैर मामूली ताखीर ना हो, बेयरेस्ट मिनिमम हो, चाहे वो 91 दिन की ही क्यों ना हो, चाहे 92 डेज की ही क्यों ना हो, लेकिन आप आइन से बाहर तो निकल गए। आपने तस्लीम तो कर लिया कि 90 दिन की कोई शर्त नहीं है, कोई हदूद उन्होंने ये नहीं कहा कि आइन से जरूरी बाहर निकले, ये नहीं कहा गरीदा उन्होंने कि आइन से जरूरी बाहर निकले, उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इंश्योर करें इलेक्शंस को, और उन्होंने तमाम मुतल्लिका पार्टीज को डायरेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, सुन तो लेना, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा वक्त पहले जाया कर दिया है, अगर वो जाया किए गए वक्त की वजह से अब 90 दिन के अंदर ये इंतखाबात नहीं करा पाते हैं तो बेयरेस्ट मिनिमम डिले के साथ कराएं, और जो डेट प्रेसिडेंट ने दिया उसके करीब तरीन डेट रखें। दिस इज हाउ दे हैव रिटन इट डाउन। आप जो भी उसका बैकग्राउंड ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया ना कि 90 डेज बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम नहीं किया कि 90 डेज बाइंडिंग नहीं है, उन्होंने कहा कि 90 डेज बाइंडिंग है, ये कहा उन्होंने कि 90 डेज बाइंडिंग है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वक्त बहुत जाया कर दिया है, वक्त बहुत जाया कर दिया, इस वजह से अगर 90 दिन में नहीं होते हैं तो बेयरेस्ट मिनिमम में करें। शुएब साहब जदून साहब दोनों का कमेंट लेना। नहीं, बेयरेस्ट मिनिमम कहां से आया, बेयरेस्ट मिनिमम कहां से आ गया? इत्तेशाम साहब लेट मी ऐड। जी फरमाइए। अगर आप उस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मौजूद थे इस हियरिंग में, आई होप कि आप उधर होंगे, लेकिन मेरे साथ मुल्क आप देखें चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा जी अगर आप डेट दें, अगर इफ यू फील कि इस डेट के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, कम टू मी अगेन, एक पिटीशन लेके आए। ये अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर आप एक डेट तो देना, उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड, आप डेट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसने देनी है हम वो डिसाइड करें, डेट दें, उसके बाद अगर इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी, इस तरह प्रेसिडेंट मौजूद है बेनज़ीर शहीद के जब केस था उसके आगे चले गए। अब वो इसका मतलब ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो गया, ठीक है, यही बात कर रहे हैं ना हम सर कि उसका ये मतलब नहीं है कि आर्बिट्रेरीली उसको डिले किया जाए, ये तो हीले बहाने लगाए जाएं, ये बोला जाए क्योंकि अभी फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है, अभी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, अभी सबऑर्डिनेट स्टाफ अवेलेबल नहीं है, अभी वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, अभी कोई और ताउन नहीं कर रहा, इन चीजों की गुंजाइश नहीं है। अगर बेयरेस्ट मिनिमम का मतलब यह है दैट द सब्सटेंशियल प्रोसीजर हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन द 90 डेज, और अगर पोलिंग डेट उससे आगे चली जाती है, मिसाल के तौर पे हफ्ता 10 दिन, तो उसकी इजाजत दी गई है। देखें इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 69 है वो नेचुरल कैलेमिटी को डिस्क्राइब कर रही है, वो कहते हैं आइए नेचुरल कैलेमिटी सर, हैं आइए नेचुरल कैलेमिटी कोई
नहीं, मैं देखो एक लॉ की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि नेचर कैलेमिटी आ गई है। सर हकायक के मुताबिक हम करें ना बात, अभी तो नेचर कैलेमिटी है तो नहीं ना, बनानी है तो और बात। तो आपको मैं सेक्शन की बात बता रहा हूँ। अब सेक्शन में इसलिए तो नहीं ऐड किया कि उस वक्त क्लेमिटी थी तो इसलिए सेक्शन डाली है। उन्होंने कहा कि अगर क्लेमिटी हो तो ये वाला कुलिया अप्लाई होगा। सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 वो उसको रेस्क्यू करती है कि ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, इंटरेस्टिंग डिबेट है, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवालनामा। जी शोएब शाहीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसी के हवाले से बात कर रहा था कि देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि अब एक आइन के तहत दिए जाने वाले मैंडेट को कोर्ट ने एक इंटरप्रेट भी कर दिया, और अगर कोई इबहम क्रिएट करने की कोशिश हुई थी तो उस इबहम को भी दूर कर दिया। अब ये आइन के पाबंद हो गए हैं तमाम इदारे। आप फॉर द टाइम बीइंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक साइड पे कर दें। क्या आइन के तहत गवर्नर पाबंद नहीं है कि वो डेट दे, बल्कि उनको लिखा गया है कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तो क्या अब वो दोबारा करता जाएगा? वो नहीं है पाबंद आइन का। वो इदारा किस लिए है? वो आइन के ताबे बना है, और पावर्स अगर वो आइन के तहत एक्सरसाइज कर सकता है तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसने आइन के ताबे करनी है। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट है, इसी तरह इंटरम सेटअप है। और इंटरम सेटअप जो मैं ख्वाजा आसिफ वाली जजमेंट बता रहा था, उसकी तो जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो आए ही इसलिए कि वो इलेक्शन कराए, इलेक्शन में फैसिलिटेट करें टू द इलेक्शन कमीशन, और ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्पज़ है इस जजमेंट के पीछे भी, और जो असल थीम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कोई अगर इरेगुलरिटी या कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम आते हैं तो वहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में फिर लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, वो फिर उस सूरत में आर्टिकल 254 रखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रीजंस होंगी, वो भी उन्होंने इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कासिम सूरी वाली जजमेंट आई थी उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रीजंस अगर आ जाए तो उस टाइम को थोड़ा बहुत डेविएट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हम पहले दिन से बैठ जाएं, हम 90 दिन हैं, हम नहीं इलेक्शन कराते और बाद में देखेंगे कि क्या कराना है। बल्कि कल बड़ी एक मजाक सी बात हुई, फारूक अचनायक साहब नई बात लेकर आए हैं कि जी 105 में लिखा हुआ है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। इसका मतलब है 90 डेज में गवर्नर ने सिर्फ डेट देनी है, कब की देनी है ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो फिर उनको 224 पढ़ाया गया कि भाई यहाँ देख लें, विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज में इलेक्शन होंगे। दोनों सेक्शन को, दोनों आर्टिकल को साथ पढ़ें, बल्कि उनको पढ़ाया गया कि यहाँ भी इसका ठीक है जी। ये जरा 184.3 को कंक्लूड कर लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जहांगीर जदून साहब, ये 184.3 आर्टिकल 184, वो जो बात हो रही है कि दूसरे कोर्ट्स जो है अगर वहाँ पे पेंडेंसी है तो 184.3 में 184.1 पहले पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट शेल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments. ठीक है, to the exclusion of every other court. अच्छा, मैं 184.3 पे आ जाता हूँ जी। Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article or precedents. शोएब शाहीन साहब ने कितने गिनवा दी? तो ये अब मैं कॉन्फ्लिक्टिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रहे हैं। अब हम ये बातें कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ होता क्या है। अब मेरी अपनी जो है ना पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 4-5 पिटीशन अभी तक पेंडिंग है, जिसमें 184.3 में उन्होंने कहा जी 5-7 ऑब्जेक्शन लगाए कि जी आपने पहले वो वाली रेमेडी क्यों नहीं अडॉप्ट की पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे। ये वाली रेमेडी अडॉप्ट देखें ना, यही तो असल मसला है कि जिस वक्त आपकी मर्जी चाहे तो आप पिक कर लें, ना चाहे तो एक हमारे पास ऐसे ऐसे केस हैं 20-20 साल से। अभी इन्होंने जो अभी 2 मेंबर जजमेंट आई अभी रिसेंटली आपके पास अभी पहुंच के होगी, काजी फैसल यही अफरीदी ने, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब तो मेंबर एक दफ़ा बेंच बन गया, ये उनकी जजमेंट में लिखा हुआ है, तो वो उसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते उस बेंच को। वो अगर हियरिंग कर रहा है तो उसको रिड्यूस ही नहीं कर सकते। एक मेंबर खुद चाहता है कि मैं मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना, लेकिन सर प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस का है, चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है।
चीफ जस्टिस उस प्रेरोगेटिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्टिस शाइक उस्मानी साहब मेरे शो में एक दिन आए थे, उन्होंने कह दिया जी कि अरशद शरीफ कत्ल केस में 184(3) में आज खुद नोटिस कैसे ले लिए। उन्होंने कहा किसी पे हमला हुआ था, किसी को चोटें लगी होती तो उस पर ले लेते, लेकिन कत्ल पे क्यों ले ली। मैंने कहा जी कत्ल हो गया है, आप कह रहे हैं कि हमला कोई फंडामेंटल राइट की ब्रीच, यहाँ पे इससे बड़ी ब्रीच क्या होगी फंडामेंटल राइट की? नहीं, वो कत्ल हो गया तो यहाँ पे तो ऐसे आर्गुमेंट्स भी आए हैं कि कोई कत्ल भी हो जाए तो 184(3) इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। एक्सप्रेशन का इशू था, वो देखें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलर ऑफ स्टेट है इंफॉर्मेशन, आर्टिकल 19 और 90 है, उसमें देखें आप, उसमें नहीं हम कंट्रोवर्सी में जाते। वो किसी ने एतराज़ नहीं किया इन्होंने क्यों लिया है, किसी ने ले लिया है, उसकी पर्सनल ओपिनियन, हमारी तो ये नहीं है कि उन्होंने क्यों लिया है। वो देखें, उस पर हम चाहते हैं जितना फास्टली मूव कर सकें, उसका कोई वे आउट निकालें, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन का, वो इसको ठीक है जी। हमारी इजाजत है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे अब आ जाते हैं। गरीदा साहिबा ये फरमाइएगा कि जेल भरो तहरीक मुअत्तल होगी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चेयरमैन PTI ने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हफ्ते से हम अपने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे और इलेक्शंस के हवाले से जो मंशूर है वो अवाम के सामने प्रेजेंट करूँगा। मरियम नवाज साहिबा भी दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि इलेक्शंस की तैयारी करें अपने कारकुनान को, तो इलेक्शन मोड में तो मुल्क तकरीबन जा रहा है। अच्छा, इससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, जो डिबेट चल रही थी वंस अगेन, जो आपने 184(1) पढ़ा है उसमें डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट्स का जिक्र है, राइट, नॉट डिस्प्यूट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पर जो इलेक्शन का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सू मोटो ले लिया? यहाँ पर तो डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट्स का मसला ही नहीं था, यहाँ पे तो डिस्प्यूट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम है। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बीच में थे ना। इलेक्शन ना इलेक्शन गवर्नमेंट का तो इशू नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम नहीं है इलेक्शंस के हवाले से। इट इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तहत पावर्स एक्सरसाइज किए हैं 184(1) के तहत गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सामने क्योंकि बैरिस्टर एहतशाम ने 184(1) पढ़ के उसके बाद 184(3) का हवाला दिया, इसलिए मैं ये बेसिक क्वेश्चन एक रेज कर रही हूँ। लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अदलिया का नंबर क्या है दुनिया भर में? बैरिस्टर एहतशाम साहब आपको पता होगा, मुझे भूल चुका है। ये हमारी अदलिया का नंबर क्या है इस वक्त दुनिया भर में? इंसाफ और कानून के, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, इंसाफ की फरहमी के हवाले से क्या नंबर है हमारा? सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है? मातहत अदलिया में कितने केसेस पेंडिंग है? क्या इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक सू मोटो ले ले? तो आप अप्रिशिएट करें, उन्होंने 2 दिन में केस वाइंड अप कर दिया, 2 दिन में वाइंड अप कर दिया। मैं तो ज्यादा टाइम तो नहीं लिया उन्होंने। ये भी अप्रिशिएट करूंगी, मैं तो ये भी अप्रिशिएट करूंगी जिस तरह से जमानत मिली है इमरान खान साहब को कल, इतना उसको भी अप्रिशिएट करें जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को जमानत मिली थी, उसको भी अप्रिशिएट करें जिस तरह से सलमान शहबाज को जमानत मिली थी। वो इसहाक डार साहब के तो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए थे कोर्ट ने, उसको भी तो अप्रिशिएट करें। सबको अप्रिशिएट करें। और इसहाक डार साहब ने कल जो 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम किया, उसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करें। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग ऑल दिस इंस्टेंसेस। इतना तेज तरीन इंसाफ तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका या यूरोप में भी नहीं होता होगा, तो हम क्यों इस वक्त 130 पे 150 पे रुल रहे हैं? इस पे भी अप्रिशिएट करें कि इन्फ्लेशन रेट ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो मैंने इंट्रो में बोला है। इस चीज पे भी अप्रिशिएट करें कि प्याज जो है उसकी कीमत में 416% इजाफा हुआ है। इस चीज पे भी अप्रिशिएट करें, आटे की कीमत में 56% इजाफा हुआ है ना। ये तो गवर्नेंस के मामलात पे आ गए। मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि इस वक्त गवर्नेंस की जो बदतरीन सूरत हाल है उस पे तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी का चूंकि इतना बड़ा स्टेक है नहीं, सिंध में जाहिर है उनके पास हमेशा से मेजॉरिटी रही है, पंजाब में इस वक्त उनकी प्रेजेंस नहीं है, केपी में चंद वोट मिल सकते हैं, सदर्न पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी का कैलकुलेटेड एक स्फेयर है, एक सिनेरियो है। नून लीग को ज्यादा नुकसान पड़ेगा तो इस गवर्नेंस के साथ जो कि इंतहाई बुरी है, महंगाई की सूरत हाल। तो फिर ये भी माने गरीदा फारूकी साहिबा के इलेक्शन से भाग रहे हैं इस पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, जिसका जिक्र आप बार बार कर रही, इसी वजह से वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। इसका जवाब तो आप नून पीपल्स पार्टी से खुद लेना, क्योंकि अपेरेंटली तो वो यही कहते हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। मैं आपको बता, आप खुद तो कह रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, इसी वजह से तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसी वजह से कहते हैं कभी सिक्योरिटी नहीं देंगे, कभी फाइनेंसेस नहीं देंगे। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं है इलेक्शंस कराने के लिए, मंत्र की बात है, मंत्र की। इसके लिए आप नून लीग पीपल्स पार्टी से सवाल करें, वो मुनासिब होगा। मैं तो आपकी राय मांग रहा हूं ना, आपको क्या लगता है? अगर आप खुद कह रही हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बुरी है, तो क्या ये मंत्र की बात नहीं है? इसी वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं। चाह रहे हैं तो वो तो मैंने पहले, अगर आप मेरी राय लेना चाह रहे हैं, मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुकी हूं ब्रेक पे जाने से पहले कि इस वक्त इमरान खान जिस तरह बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, जो भी कहते रहे पीडीएम, नून लीग, इनको वोट नहीं मिल रहे।
मैं यही आपसे कहती रही हूँ। और अपेरेंटली इस वक्त कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि नून लीग को पता है कि हम इस वक्त अगर इलेक्शन में गए तो इनका भट्टा बैठ जाएगा। तो डेफिनेटली वही आप वाली बात है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, बहुत जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। गरीदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जहांगीर जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात यहीं पे ख़त्म होती है जहाँ पे वाइंड अप होती है कि अगर परफॉर्मेंस बुरी है, जो कि मान रहे हैं तकरीबन बहुत सारे लोग, गरीदा साहब भी यही कह रही थी, तो यही वजह है कि फिर ये भी देखना पड़ेगा कि दाल में कुछ काल है, क्यों इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।